हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मॉडल टेस्ट एनए नर्सिंग असिस्टेंट का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिनका एग्जाम जो है 16 फरवरी को जिनका एग्जाम है उनके लिए लेके आए हैं। और भाग ए में हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान की देखिए 10% पूछे जाते हैं। और भाग ब भौतिक विज्ञान के जो है वो 5% पूछे जाते हैं। और भाग सी जीव विज्ञान के जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रसायन विज्ञान के जो है 15% पूछे जाते हैं। और गणित यानी मैथ जो है मैथ के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल क्या है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। 15 जनवरी के एग्जाम के बाद हमारी कंटिन्यू जो है वो पर्सन सीरीज चलेगी नर्सिंग असिस्टेंट की। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था। देखिए, विश्व का प्रथम हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। जो पहला सम्मेलन था वो कहां पर संपन्न हुआ था, तो वो नागपुर में संपन्न हुआ था। कहां हुआ था? नागपुर में संपन्न हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में यह सम्मेलन जो था वो संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन के अंदर विश्व के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े पत्रकार जो थे पधारे हुए थे, इसमें मौजूद थे। तो ये कब हुआ था? तो पहला सम्मेलन जो है 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में यह सम्मेलन हुआ था। और यह सम्मेलन पहले प्रति 4 वर्ष में होता था। यह सम्मेलन जो है प्रति वर्ष हर वर्ष 4 वर्ष में होता था। और अब वर्तमान में यह 3 वर्ष में होता है। कितने? 3 वर्ष में आयोजित होता है। तो क्लियर है, विश्व का पहला सम्मेलन जो सफल हुआ था हिंदी सम्मेलन था वो नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर शहर जो है जो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो अखबारी कागज के लिए। अखबारी जो कागज होते हैं जिसपे अखबार प्रिंट होते हैं, न्यूज प्रिंट होती है, वो अखबारी कागज है, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, यानी कि भारत का पिता किसने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और कब कहा था? ये 1944 में कहा था। और सुभाष चंद्र जो बोस थे उस समय सिंगापुर में थे। कहाँ थे? सिंगापुर में थे। और रेडियो संचार के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी पिता संबोधित किया। और उसके बाद भारत सरकार ने इस नाम की उपाधि जो थी इसको परमिशन दे दी, इसको उपाधि दे दी गई थी। तो क्लियर है किसने दी थी? तो जो जनक कहते हैं, शौर्य जो जाता है जाति का, वो सुभाष चंद्र बोस को जाता है। और 1944 में दी थी। और उसके बाद 1944 में दी थी। और उसके बाद भारत सरकार ने इसको उपाधि, इसके नाम की उपाधि की क्या परमिशन देती, तो आज इसको बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? यक्षगान जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से? देखिए, अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो भाग 21 में दर्शाया गया है। किसमें? भाग 21 में दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो जम्मू कश्मीर से है। किससे है? जम्मू कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर राज्य से। काकरापारम परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, काकरापारम परमाणु रिएक्टर केंद्र या परमाणु स्टेशन जो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के सूरत में। गुजरात के कहा? सूरत में। चलिए आगे। कोलारा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कोलारा जो है ये एक कर्नाटक राज्य का, कोलारा जो है वो कर्नाटक राज्य का एक जिला है जो खान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो सोने की खान है। किसकी खान है? सोने की खान है। और भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक सोना उत्पादन होता है। चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर 8, केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? केपी नहर जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य को जोड़ती है। किसको? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य को जोड़ती है। आगे, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स का जो संबंध है वो गोल्फ खेल से है। किस खेल से है? गोल्फ खेल से है। और गोल्फ खेल के को काफी रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाए थे, और टाइगर वुड्स जो थे वो अमेरिका देश के थे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स है? देखिए, स्पोक्स जो होती है राष्ट्रीय ध्वज में, स्पोक्स जो होती है, तिलियां जो होती है, तिलियों को क्या बोला जाता है? स्पोक्स बोला जाता है। जो अशोक चक्र के अंदर जो तिलियां की संख्याएं हैं, स्पोक्स की जो संख्याएं हैं वो 24 है। तो ये ध्यान रखिए, तिलियां नहीं मिलेगा। अब स्पोक्स दिया, पीछे एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है कि स्पोक्स, स्पोक्स कंफ्यूजन करता है। अगर तिलियां लिखा हुआ तो आप सबको पता ही है कि 24 है, तो स्पोक्स को ही तिलियां कहते हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11, डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए, डोप्सन जो इकाई है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग जो है वो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। किसकी? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डोप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। प्रथम श्रेणी के, देखिए उत्तोलक क्या होते हैं? उत्तोलक जो होते हैं, उत्तोलक जो है वो सरल मशीन होते हैं। क्या होते हैं? सरल मशीन होते हैं। और प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक हैं वो कैंची भी हैं, प्लास भी हैं और साधारण तुला भी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं एक सरल मशीन होते हैं, और कैंची, प्लास और साधारण तुला, ये तीनों क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु बम ऊर्जा रूपांतरण करता है। देखिए, परमाणु बम जो होता है वो किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तो परमाणु बम जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऐसे देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर इसका उल्टा करते हैं, देखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर परिवर्तन करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, देखिए डायनेमो, डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और रासायनिक ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा में परमाणु बम परिवर्तन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने। देखिए, नाव जो है वो जल में तब तक तैरती रहेगी जब तक वह अपने भार के बराबर जल को हटाती रहेगी। नाव ही नहीं, कोई भी पदार्थ हो, सॉरी कोई भी वस्तु है अगर जल में तैरती, कोई भी वस्तु है वो अपने भार के बराबर अगर वो जल हटा रही है तो वो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, गाड़ियों में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पश्च दृश्य मतलब पीछे का दृश्य, जिसको बोलते हैं रियल व्यू मिरर। क्या बोलते हैं? रियल व्यू मिरर जो है देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी दर्पण होता है। अपसारी दर्पण होता है। और अपसारी दर्पण, अब बात करते हैं इसकी प्रतिबिंब की। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण यानी अपसारी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, देखिए हमारे शरीर, मानव शरीर की जो सबसे लंबी जो कोशिकाएं होती है वो होती है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिकाएं जो है वो न्यूरॉन है, और सबसे बड़ी कोशिकाएं वो है अंडाणु। बड़ी कोशिका जो है वो है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु।
छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु। और एक बात आती है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। किसके? रॉबर्ट हुक द्वारा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। कब की गई थी? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। और सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु, सबसे छोटी कोशिकाएं शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मेरुदंड की जो जोड़ी होती है वो तंत्रिका की जो जोड़ी होती है वो कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि जो है वो शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। क्या? कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखिए कि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। बस क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। देखिए हवा में जो नाइट्रोजन होता है एंड नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% होती है। कितनी होती है? हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% होती है। और ऑक्सीजन की O2 ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है। क्लियर है? 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और 0.03% जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तीनों ही पूछा जाता है, ज्यादातर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20। फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है। देखिए फेफड़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो पल्मोनोलॉजी कहलाता है। फेफड़ों का अध्ययन जो है वो पल्मोनोलॉजी कहलाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है फेफड़ों का कार्य। देखिए फेफड़ों का जो कार्य होता है वो पहला कार्य जो होता है वो होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्ध करना या शुद्धिकरण। रक्त को जो शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो फेफड़ों द्वारा करता है। दूसरा जो कार्य होता है ये गैसों का आदान प्रदान करता है। फेफड़े जो है हमारे शरीर में गैसों का यानी कि CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो करते हैं वो फेफड़े करते हैं, गैसों का आदान प्रदान। और दूसरा रक्त को शुद्ध करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में पित्तरस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो पित्तरस जो है हमारे शरीर में यकृत में पाया जाता है। और पित्तरस जो होता है एक पीले रंग का, पित्तरस जो है एक पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीले रंग का क्षारीय एक द्रव होता है। क्या होता है? पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है पित्तरस। और पित्तरस कहाँ पाया जाता है? वो यकृत में पाया जाता है। चलिए और एक बात और ध्यान रखिए, पित्तरस का जो कार्य जो होता है वो होता है हमारे भोजन द्वारा जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं वो हमारे भोजन के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं। उनको नष्ट करने का जो कार्य करता है वो पित्तरस ही करता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। देखिए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो इनेमिल होता है। क्या होता है? इनेमिल होता है। जो दांत के ऊपर होता है, परत जो होती है ऊपर की साइड वो होता है इनेमिल बोलते हैं। तो ध्यान रखें दांत नहीं तो इनेमिल दिया हुआ मिलेगा तो या दांत मिलेगा। तो क्लियर है? सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। क्वेश्चन नंबर 23। किडनी की संरचनात्मक इकाई। किडनी की संरचनात्मक जो इकाई है, किडनी की किसको बोलते हैं? गुर्दों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गुर्दों को किडनी बोलते हैं। तो इनकी संरचनात्मक जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन या गुर्दों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? किडनी या गुर्दे की सबसे बड़ी जो इकाई है संरचनात्मक जो इकाई है वो नेफ्रॉन है। और गुर्दे और किडनी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से हाथ की हड्डी है। देखिए इसमें से हाथ की हड्डी है। सबसे पहले देखिए
4 हड्डियां दी हुई है। तो हाथ की जो हड्डी है वो है कार्पलस। क्या है? कार्पलस जो हड्डी है वो हाथ की हड्डी है, और पटेला जो हड्डी है वो पैर की हड्डी है। किसकी है? पैर की हड्डी है। और टीबिया है, ये भी क्या है? पैर की हड्डी है। और फीमर जो है ये भी पैर की हड्डी। और फीमर से एक बात ध्यान रखिए, फीमर जो हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो पैर की यानी जांग में पाई जाती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 25, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? रुधिराणु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? रुधिराणु जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला रुधिराणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा जो होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो रुधिराणु जो है वो ये रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि आप सबको पता ही है यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है, और दूसरी बड़ी ग्रंथि जो है वो अग्नाशय है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 27, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? माने अंडकोश यानी वर्षण, पुरुष में जो वर्षण की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अंडकोश को ही वर्षण बोला जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कवक जनित है? देखिए, जो कौन सा रोग जो है वो कवक जनित है। कवक जनित जो रोग है वो गंजापन है। कौन सा है? गंजापन है। और एक बात और ध्यान रखिए, दांत जो रोग होता है यह भी एक कवक जनित रोग है। एक एथलीट फुट जो रोग है वह भी क्या है? कवक जनित रोग है। और इस रोग के जो गंजापन रोग के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं डैंड्रफ। क्या होते हैं? डैंड्रफ होते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, यह विटामिन टेकोफेराल होता है। देखिए, टेकोफेराल जो है वो किस विटामिन को कहा जाता है? टेकोफेराल जो है वो विटामिन ई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ई को कहा जाता है। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कमजोर होती है। क्या होती है? जनन शक्ति जो होती है वो कमजोर होती है। जनन शक्ति को जैसे आप बोल सकते हैं नपुंसकता की जो रोग होता है, नपुंसकता की जो बीमारी होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 30, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? पौधे जो हैं वो किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं, या सूर्य का प्रकाश के समय भोजन बनाते हैं। और पौधे जो होते हैं एक सर्वपोषी होते हैं। पौधे जो है एक सर्वपोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी आ सकता है, या सूर्य का प्रकाश, ये ध्यान रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोजन के जलने से बनता है। देखिए, हाइड्रोजन जब जलता है तब बनता है, हाइड्रोजन के जलने से जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और ये इस कंडीशन पे बनता है शुद्ध ऑक्सीजन। शुद्ध ऑक्सीजन में हाइड्रोजन चलेगा। जब शुद्ध ऑक्सीजन होगी तब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा, तब क्या बनेगा? जल बनेगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 32, एल्यूमिनियम का एस कह। देखिए, एल्यूमिनियम जो है उसका एक्स है, जो एस जो होता है वो बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट जो एक्स का है वो एल्यूमिनियम का। और दोहन सोडा जो है वो सोडियम का एस का है। सोडियम का जो एस का है वो धावन सोडा। और गेलेना जो है वो लेड का है। किसका है? लेड यानी पीबी, लेड यानी पीबी का एस का। और कॉपर पाइराइट्स जो है वो तांबे का, तांबा जो है, तांबे का जो तांबा या कॉपर का जो है वो कॉपर पाइराइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाई जाने वाला, देखिए दूसरा हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक जो पाई जाती है वो धातु है एल्यूमिनियम। और दूसरी जो मात्रा में पाई जाती है वो लोहा पाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस माध्यम में उत्पन्न होती है? तो वो होती है नाभिकीय संलयन में। किसमें? नाभिकीय संलयन में। कलिए, और नाभिकीय संलयन में उच्च ऊर्जा होती है। अधिकतम जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन में ही होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35,
रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। रॉकेट या अंतरिक्ष यान को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होता है उसको प्रणोदक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोदक कहते हैं रॉकेट या अंतरिक्ष यान। ध्यान रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। देखिए उत्कृष्ट गैस जो है वो कौन सी है? उत्कृष्ट गैस जो है वो ऑर्गन भी उत्कृष्ट गैस है, हीलियम भी उत्कृष्ट गैस है और नियोन भी उत्कृष्ट गैस है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी है सभी। एक बात और ध्यान रखिए, उत्कृष्ट गैस जो है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा जाता है? आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा जाता है? तो समूह 6 में रखा जाता है। आवर्त सारणी के समूह 6 में उत्कृष्ट गैस को रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, बैंकिंग सोडे का सूत्र। देखिए बैंकिंग सोडे का जो सूत्र है वो क्या होता है? बैंकिंग सोडे का सूत्र जो है NaHCO2। NaHCO2 किसका है? बैंकिंग सोडे का सूत्र है। और ये आप सबको पता ही है, नमक का। और Hg जो होता है वो किसका? मरकरी का। मरकरी का होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? देखिए भौतिक परिवर्तन का, देखिए भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिस पदार्थ को बार बार उसी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, उसी अवस्था को बार बार परिवर्तन कर सकते हैं। तो मोमबत्ती का जलना देखिए, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो मोम में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा मोमबत्ती का जलना, या यहाँ लिखा हुआ मोम का पिघलना, मोम को पिघलाने के बाद हम वापिस उसमें परिवर्तन कर सकते हैं मोमबत्ती में। तो पिघलना अगर लिखा हो तो ये भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बना, दूध से दही बनने के बाद दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यह भी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना और पानी में जो चीनी घुलने के बाद वापिस उसको चीनी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो यह क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39, प्रबल क्षार होता है। देखिए प्रबल क्षार जो है उसका पीएच मान होता है। प्रबल क्षार जो है वो होता है 10.5। 10.5 पीएच मान जो होता है वो प्रबल क्षार का मान होता है, या अधिक। देखिए अधिक है, इससे अधिक है वो भी क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। एक होता है द्रव्यल क्षार। द्रव्यल जो क्षार होता है वो होता है 7 पीएच से लेकर 10 पीएच 10.5 पीएच के मध्य जो होता है उसको द्रव्यल क्षार बोलते हैं और इसको प्रबल क्षार बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 40, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट एमएहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट एमएहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है, प्योर सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। दूसरा पूछा जाता है कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है? तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बिल्कुल मुलायम होता है। मुलायम होने की वजह से उसको आकार देने में आकार नहीं दिया जा सकता, और आकार देने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाए, जिसमें 2 कैरेट में तांबा या जस्ता धातु मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कोयले की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है? देखिए सर्वाधिक जो मात्रा होती है कार्बन की वो एंथ्रासाइट कोयले में होती है। कितने? एंथ्रासाइट कोयले में होती है। बताया जाता है कि 90% से अधिक मात्रा होती है। कितनी? 90% से अधिक मात्रा होती है। और इस कोयला एंथ्रासाइट कोयले का जो उपयोग है वो बिजली उत्पादन में किया जाता है। किसमें? बिजली उत्पादन में किया जाता है। और ये एक कठोर किस्म का कोयला होता है। क्या होता है? कठोर किस्म का कोयला होता है। इसको उच्च कोयला भी बोला जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43, हीलियम में परमाणु क्रमांक होते हैं। देखिए हीलियम में परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो 2 होते हैं। परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो 2 होते हैं। और परमाणु के द्रव्यमान जो होते हैं वो 4 होते हैं। द्रव्यमान जो होते हैं वो 4 होते हैं। परमाणु क्रमांक है वो 2 होते हैं हीलियम के।
चलिए आगे, भारी जल, भारी जल का सूत्र है, भारी जल का जो सूत्र है वो D2 होता है। क्या होता है? D2O। तो राइट आंसर बी होगा। और भारी जल यानी DO2 का जो प्रयोग है वो नाभिकीय रिएक्टर, DO2 का प्रयोग जो है वो नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, या लिखा आ जाए आपको कि मंदक, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे लिखा हुआ जाए तो D2 जो होता है वो भारी जल होता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, नीला थोथा का रासायनिक नाम है। देखिए नीला थोथा जो होता है उसका रासायनिक नाम जो है वो है आयरन सल्फेट। क्या है? आयरन सल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 मैथ का, निम्न श्रेणी को पूरा करें। देखिए 81, 100, 121, 81 जो होता है वो 9 का वर्ग होता है, 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, और 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है। तो आगे कितना आएगा? 12, 12 का वर्ग जो है वो 144 होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 47, 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। देखिए 8,000 रुपये है, 2 वर्ष के लिए उधार दिए और कितने दर पे दिए? 10%। तो यहां लिख देंगे मूलधन 8,000 रुपये। कितने? 8,000 रुपये। कितने वर्ष? 2। अगर यहाँ देखिए 2 वर्ष तो कितने? 10%, तो 110% बटे 100। अगर देखिए यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ तो यहाँ पे 3 बार लिखा जाएगा, 4 लिखा हो तो 4 बार, तो 2 बार 2 वर्ष, 110 बटे 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट की, 1 0 से 1 0 कट की, और 1 0 से 1 0, 11 से 11 से करेंगे तो 121, 1210 हो गया। फिर इसको 8 से करेंगे एक बार, 8 8 दूनी 16, 8 एकम 8 रह गए 9, तो ये हो गया 9680। 9680 में 8,000 माइनस कर देंगे। कितना? 8,000 माइनस कर देंगे, 0 8 6 1, तो 1680 रुपये का ब्याज हुआ। तो राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 48, यदि 12 मजदूर किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 16 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 12 आदमी है, 12 आदमी है, कितने समय में? 6 घंटे करते हैं। प्रतिदिन कितने करते हैं? 6 घंटे करते हैं। और कितने दिन करते हैं? 8 दिन करते हैं। कितने दिन? 8 दिन। बराबर पूछा गया है 16 आदमी, 16 आदमी कितने घंटे करेंगे? 8 दिन। आगे क्या दिया हुआ? दिन पूछा हुआ है, आगे पूछा गया कि कितने दिन में करेंगे, तो बराबर का मतलब होता है भाग, तो इसको यहां लिख देंगे 16 × 8, कट करेंगे, 8 से 8 कट गया, ठीक है, और फिर हो गया 16, तो ये 4 × 12, 4 × 4 16, ये 3 से, ये 2 से, 3 × 9, तो 9/2 यानी 4.5 दिन, 5.5 दिन में पूरा करेंगे, 4.5 दिन में पूरा करेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 49, 270 मीटर लंबी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो देखिए 270 मीटर लंबी है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। फिर देखिए फिर क्या दिया? 18 सेकंड। कितना दिया? 18 सेकंड। तो 1 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 बटे कितने सेकंड में पार करती है? 18 में। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 18 से 2 2 पे गया, तो 18 दूनी, सॉरी 27 दूनी 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो 54 देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, 50 डिग्री बराबर, 50 डिग्री का मान होता है, देखिए डिग्री जहां लगाओ, डिग्री जहां लगाओ उसका मतलब होता है 1। कितना होता है? 1। कोई भी संख्या हो जिसकी डिग्री लगा हो तो उसका क्या मान होता है? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा।
तो आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे नए हैं अगर, तो हमारा छेड़ा क्लासेस ऐप है, उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।